Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our next topic is properties of normal distribution. The first one is, this is the most important question, and the first one is continuous distribution. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से बनती है, इसलिए जो है वो इसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। तो इस प्रॉपर्टी में भी यही बताया गया है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसकी रेंज लिखी गई है Rx इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सेकेंड नंबर पे है टोटल एरिया या टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल एरिया जो है वो नॉर्मल कर्व के अंदर यूनिटी होता है, 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक 1 होगी। Third one is mod and maximum ordinate. The normal probability density function is unimodal, single peaked, its mod is mu. हाँ जी, ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें मीन, मीडियन एंड मॉड जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब जो कि जैसे कि इसका मीन आपने पढ़ा है म्यू है, उसी तरह अब इसका मॉड जो है वो भी म्यू होगा। ये आपने पढ़ा था इसकी शेप में कि ये यूनी मॉडल है, इसका एक ही मॉड होता है, सिंगल वैल्यू पे इसकी जो है वो हाइट होती है। तो जहाँ पे इसका मीन होगा वहीं पे इसका मॉड होगा। अगर इसका मीन म्यू है तो इसका मॉड भी म्यू ही होगा। मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और उसके बाद है एंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। मैक्सिमम ऑर्डिनेट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन की, इस नॉर्मल कर्व की या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी म्यू पर है। म्यू क्या है? म्यू इसका मीन है। तो जहाँ पे इसका मीन है वहीं पे इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो अब मैक्सिमम हाइट आपने कैसे फाइंड आउट करनी है? एफ ऑफ एक्स आपके पास है, ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√σ 1/σ √2 पाई e-1/2 x - म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आपने म्यू पुट करना है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट या मैक्सिमम हाइट किस पर है? म्यू पर है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपने म्यू पुट करना है, ठीक है। तो आप हर x की जगह पे म्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ म्यू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जब एफ ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1/σ √2 पाई e-1/2 एक्स की जगह पे यहाँ पे भी आपने म्यू पुट कर दिया, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। आप देखिए म्यू माइनस म्यू क्या हो गया? 0। अब 0 होने से जब ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 0 मल्टीप्लाई 1/2 0, ई की पावर में बनेगा 0, ई की पावर में 0 होगा। तो ई की पावर जो है वो 0 किसके इक्वल होती है? 1 के, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? जो टर्म बचेगी वो ये होगी 1/σ √2 पाई। ये है मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि उसमें मीन, मीडियन और मॉड जो हैं वो तीनों एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है, वो होंगे म्यू। सेकेंड नंबर पे है लोअर क्वार्टाइल x.25 और Q1 एंड द अपर क्वार्टाइल x.75 और Q3 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर मीन, मीडियन और मॉड है मिडल में। ये है Q1, Q1 को कहा गया है x.25, ठीक है। और इधर होगा इसका थर्ड क्वार्टाइल को कहा गया है x.75, ठीक है, x.75। तो ये मीन से इक्वल फासले पे हैं, ठीक है। थर्ड वन है ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0। जितने भी आपने पार्ट 1 में 4 मोमेंट्स पढ़े हैं, M1, M2, M3, M4, और भी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने जो पढ़े हैं वो 4 मोमेंट्स हैं। जो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जितने ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं, मीन्स μ1, μ3, μ5 सोन जो है μ7 सोन, ये सब क्या होंगे? 0 होंगे।
और जो इवन ऑर्डर मोमेंट है μ2 μ4 सोन इन सब की जो है वो वैल्यूज़ होंगी। फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल एरियाज अंडर द कर्व। नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरियाज हैं वो स्पेसिफाइड हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस हैं कि अगर ये देखें यहाँ से कि यहाँ पे म्यू है, म्यू से म्यू माइनस सिग्मा इधर है और इधर म्यू प्लस सिग्मा, ये इस तरह से यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। म्यू प्लस सिग्मा, तो जितना फासला इधर है इतना ही इधर है। ये वाला जो एरिया है ये कितनी प्रोपोर्शन है, कि एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन है, कोई भी म्यू की वैल्यू हो, कोई भी सिग्मा की वैल्यू हो, जब आप ये रेंज कैलकुलेट करेंगे म्यू माइनस सिग्मा, एक दफ़ा म्यू को माइनस करेंगे सिग्मा से, एक दफ़ा म्यू को प्लस करेंगे सिग्मा में, तो जो आपके पास लोअर और अपर वैल्यू आएगी उसके दरमियान जो रेंज बनती होगी, जो प्रोबेबिलिटीज़ कवर होती होंगी जो एरियाज़ कवर होगा वो होगा 0.6827 या फिर 68.27%। ठीक है, ये एरिया कवर होगा इसमें। इसी तरह म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक जितना एरिया कवर होगा वो है 0.9545 या फिर 95.45%। ये स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस है, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है। म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा तक कितना एरिया कवर होगा, वो तकरीबन पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाती है, 99.73% एरिया जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है मीडियन क्या होगा, क्वार्टल्स क्या होंगे और क्वार्टल डेविएशन क्या होगी। In a normal probability distribution, the median, the lower quartile and upper quartile are। अब मीडियन तो आपको पता है कि म्यू ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो x.50 क्या है, म्यू। हाँ जी, नेक्स्ट x.25 यानी लोअर क्वार्टाल, वो किसके इक्वल है, म्यू माइनस 0.6745 इंटू सिग्मा। इस तरह से आपने लोअर क्वार्टाल की वैल्यू निकालनी है। म्यू और सिग्मा अगर आपके पास हो तो ये आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये Q3 के लिए है। Q1 में म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा है और Q3 में म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा है। नेक्स्ट क्वार्टल डेविएशन है। क्वार्टल डेविएशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कि ये अपर क्वार्टाल माइनस लोअर क्वार्टाल ओवर 2 होती है। उसके बाद अगर आपके पास अपर और लोअर क्वार्टाल ना हो तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 0.6745 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू को आप 0.6745 से मल्टीप्लाई करें तो क्वार्टल डेविएशन आ जाएगी, या फिर आप 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा से तो तब भी आपके पास क्वार्टल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास क्वार्टाल्स हों, मीन और सिग्मा आपके पास ना हो तो आप वो फाइंड कैसे कर सकते हैं, आप फर्स्ट प्लस थर्ड क्वार्टाल डिवाइडेड बाय 2 म्यू होगा, थर्ड माइनस फर्स्ट क्वार्टाल डिवाइडेड बाय 1.349 सिग्मा होगा। नेक्स्ट है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, मीन डेविएशन जो है उसकी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, 2/पाई अंडर रूट इंटू सिग्मा, या फिर 0.7979 इंटू सिग्मा, या फिर 4/5 ओवर सिग्मा। ये तीनों फार्मूलाज हैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशोज़ हैं। मोमेंट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं और अभी मैंने बताया है कि इसमें जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। देखिए म्यू 1 0 है, म्यू 3 0 है, तो म्यू 2 किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल, और म्यू 4 किसके इक्वल है, 3 सिग्मा 4 के इक्वल। हाँ जी, मोमेंट रेशोज़ आपने पार्ट 1 में भी पढ़ी हैं। आपने अंडर रूट B1 पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और B2 आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा था अंडर रूट B1 और B2। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये सेकंड वन जो है B2 कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस था। ये हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी स्क्यूनेस है, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टाल का स्क्वायर ओवर सेकंड क्वार्टाल का क्यूब और साथ में अंडर रूट था, ठीक है।
तो यहाँ पे बीटा 1 यूज़ होगा और बीटा 2 यूज़ होगा। ठीक है, बीटा 1 वही है कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस और बीटा 2 यही बताएगा हमें कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, ये हमें कर्टोसिस बताएगा, यानी हमें ये बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है। और ये बीटा 1 हमें क्या बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी सिक्योरनेस है, ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है या फिर सिमेट्रिकल है। हाँ जी, तो बीटा 1 किसके इक्वल होगा, बीटा 1 का ये वही फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी मैंने लिखा था। यहाँ पे जो है वो √P1 नहीं, यहाँ पे हम बीटा 1 ही यूज़ करेंगे। और देखेंगे 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें थर्ड मोमेंट यूज़ होता है, थर्ड मोमेंट का स्क्वायर ओवर सेकंड मोमेंट का क्यूब, तो थर्ड मोमेंट क्योंकि है ही 0 इसलिए ये 0 आएगी टर्म, जो कि हमें बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। इक्वल टू 0 होता है तो सिमेट्रिकल होता है, लेस देन 0 होता है तो नेगेटिवली सिक्यूर्ड, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड। लेकिन यहाँ पे सिक्योरनेस क्या आ रही है, 0 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। बीटा 2 किसके इक्वल होता है, μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, μ4 की वैल्यू आपके पास 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4 ओवर सिग्मा, μ2 इक्वल है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर, सिग्मा 4 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचेगा 3। तो आपने ये पढ़ा था पार्ट 1 में कि अगर आपका B2 जो है वो इक्वल टू 3 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकर्टिक, लेस देन 3 हो तो प्लेटिकर्टिक। अब बीटा 2 3 आया है तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा हाईली पीक्ड है ना बहुत ज़्यादा फ्लैट है, ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर पे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन, दे आर एट x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा एंड x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्योंकि बेल शेप होती है। ठीक है, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यहाँ पर आपके पास म्यू होता है, जितना फासला म्यू माइनस सिग्मा का है उतना ही फासला इधर से म्यू प्लस सिग्मा का होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जितनी वैल्यूज़ इधर लाई करेंगी उतनी वैल्यूज़ इधर लाई करेंगी। ठीक है, उसके बाद है एसिम्प्टोटिक कर्व, द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस दैट इज एक्स grows without bound, the curve gets closer and closer to the x-axis but always stays above it. The curve has a single peak in the middle and tapers off gradually at both ends but never meet the x-axis. ये तो कर्व है आपके पास ये देखें यहाँ पे, ये इस तरह से, एक मिनट, ये आप देखिएगा, एसिम्प्टोटिक कर्व मीन्स कि ये जो आपके पास नॉर्मल कर्व है ये सिंगल पीक्ड है। ठीक है, इसकी एक ही पॉइंट पे हाइट होती है, उसके बाद ये ग्रेजुअली टेपर ऑफ होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है, टेपर ऑफ हो रही है। ठीक है, नीचे की तरफ आती जा रही है, ये नीचे की तरफ आती जाएगी, क्लोजर होती जाएगी एक्स एक्सिस के, लेकिन ये एक्स एक्सिस से मीट नहीं करेगी। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक कर्व है। नेक्स्ट है reproductive property. If x1 and x2 are two independent normal random variables having distribution, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ1 जिसके पैरामीटर्स μ1 और सिग्मा 1 स्क्वायर हैं, सेकंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके पैरामीटर्स μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, दोनों ही नॉर्मल हैं। एक से बनने वाली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके जो पैरामीटर्स हैं μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर हैं। दूसरे से बनने वाली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर हैं। देन देयर सम, अगर हम उन वेरिएबल्स का सम ले लें, ठीक है, उन दो वेरिएबल्स का अगर हम सम ले लें तो उनसे जो बनने वाली डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके पैरामीटर्स वही होंगे जो कि आपके पास इन वेरिएबल्स के पैरामीटर्स थे, वो ऐड हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे। ठीक है, उसका मीन क्या हो जाएगा μ1 प्लस μ2 और उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट वन, ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई, आपने इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
लिख के देखें, जिस चीज़ की नहीं समझ आती वो पूछ लें। और जितने भी ये फार्मूलाज हैं, मीन डेविएशन है, क्वार्टर डेविएशन है, म्यू है, सिग्मा है, Q1 Q3, जितने भी इसमें फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब के सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये वाला f(x), ये भी आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से ये आना चाहिए, इसकी रेंज, इसका मीन, इसकी हर चीज़ आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आपके फिंगर टिप्स पे ये याद होके आ जाना चाहिए। आप फ़ौरन से इसको बोल सकें, फ़ौरन से इसको लिख सकें, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कॉमुलेटिव का वर्ड आपको याद है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी थी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाते हैं। जब आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं तो आप प्रीवियस को उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यही कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है। इसमें जितनी भी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यूज़ हैं, आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक लेना होता है। तो आप माइनस इन्फिनिटी से लेके उस वैल्यू तक तमाम वैल्यूज़ को हर पॉइंट पे ऐड करते जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप स्मॉल f(x) से डिनोट करते हैं, और कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल f(x) से डिनोट करना है, विच इज़ इक्वल टू probability of x less than x, which is equal to minus infinity to less than x less than small x. Small x is a specific value, तो माइनस इन्फिनिटी से उस वैल्यू तक जो है वो आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इंटेग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू x, ये वाली रेंज इसमें हम लगाएंगे, ठीक है, ये वाली रेंज लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी से x। ये सेकेंड ईयर में मैथ्स में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको जो है वो लिखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। माइनस इन्फिनिटी से x, f(u) ये वही है, f(x) जो आपने पीछे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा है नॉर्मल का, ये वही है। f(u) उसको डिफरेंट यहाँ पे करने के लिए x की जगह पे u लिख दिया है, और साथ में du डिफरेंशियल, ये पूरी इंटीग्रेशन इस तरह से लिखी जाती है, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x 1/σ √2 सारा वही फंक्शन, e माइनस 1/2 x की जगह पे u माइनस μ/σ होल स्क्वायर du। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको कैलकुलेशन में इजी करने के लिए, वो थोड़ा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को जो है वो इजी करने के लिए सॉल्व करने के लिए हम उसको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसका जो ये वाला पार्ट है x माइनस μ/σ, ये वाला पार्ट जो है इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, x माइनस μ/σ को आप z के इक्वल पुट कर देंगे, जिससे ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इस वेरिएबल को जो कि आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x, a normal random variable x with mean mu and standard deviation sigma can easily be transformed into a standard normal random variable, ठीक है, by the transformation। जो आपने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x पढ़ा था, जिसका मीन म्यू था और वेरिएंस उसका या स्टैंडर्ड डेविएशन उसका सिग्मा था, उसको आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस में, एक नए वेरिएबल में z में, जिसका नेम हम रख देंगे, वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था, इसका नेम हम रख देंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसको आपने स्टैंडर्ड का वर्ड इसके साथ लगा दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्म करके, पुट करके x माइनस μ/σ को z के इक्वल। अब जब पुट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उसमें एक चेंज आया है। पहले नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू था और वेरिएंस जो था उसका सिग्मा स्क्वायर था। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये जो z वेरिएबल है, इसका जो मीन होगा वो 0 होगा और इसका वेरिएंस 1 होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस वेरिएबल से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी। इफ द रैंडम वेरिएबल हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma square, then random variable z is equal to x minus μ/σ has a standard normal distribution with mean 0 and variance 1। हाँ जी, उसके बाद आप ये करेंगे, if x distributed as normal with mu sigma square, तो फिर z किसके इक्वल होगा, z इक्वल होगा z distributed as normal
विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये कैसे बनेगा, सारा वही होगा। देखें ये वही है, एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे क्या था आपके पास, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने एफ की जगह पे फाई और एक्स की जगह पे आपने जी यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने लिखना है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, पहले क्या था, पहले था 1/σ √2 पाई। ठीक है, अब ये जो 1/σ है, सिग्मा क्योंकि इसमें आपने ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका वेरिएंस 1 होगा और इसका मीन 0 होगा ट्रांसफॉर्म करने के बाद, तो इसलिए सिग्मा की जगह पे आपने 1 लगा दिया है यहाँ पे, इसलिए कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1/√2 पाई इसी तरह आ गया। ई माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया जी स्क्वायर और -1/2 इसी तरह -g²/2। रेंज इसकी वही होगी -∞ टू +∞। शेप देख लें, शेप इसकी सेम होगी। ठीक है, जो कि नॉर्मल की शेप थी। नॉर्मल में यहाँ पे जो मिडल में था, नॉर्मल में मिडल में मीन 0 था, यहाँ पे मीन क्या हो, सॉरी नॉर्मल में मिडल में मीन जो है वो म्यू था, यहाँ पे क्या होगा 0 मीन होगा। ठीक है, इसी तरह इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, इसको आपने करना है। नेक्स्ट है दस फाई ऑफ जी इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एट जी इज इक्वल टू जी, देयरफॉर फाई ऑफ जी इज कॉल्ड एज द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू जी। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है बस, एट जी इज इक्वल टू जी तक। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो है जिसमें फंक्शन एट जी इज इक्वल टू जी तक लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है। ये आपने रेंज भी साथ लिखनी है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स की यानी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की रेंज थी, वही स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की रेंज है। वहाँ पे -∞ लेस देन एक्स लेस देन +∞ था, यहाँ पे -∞ लेस देन जी लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जिस तरह नॉर्मल का कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, इसी तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल का भी कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सेम है सब कुछ इसमें, और इसमें क्या चेंज है, उसमें था आपके पास फाई ऑफ, वो भी वो एफ ऑफ जी था, यहाँ पे आपने फाई ऑफ जी लिख देना है। फाई ऑफ जी इज इक्वल टू, वहाँ पे एक्स लेस देन एक्स था, यहाँ जी लेस देन जी हो गया। वहाँ पे -∞ लेस देन एक्स लेस देन स्मॉल एक्स था, यहाँ पे -∞ लेस देन जी लेस देन स्मॉल जी हो गया। ठीक है, और इसी तरह वो क्या था, -∞ टू एक्स था, इंटेग्रल में ये -∞ टू जी होगा, एफ ऑफ यू डी यू, और यही उस जैसे वहाँ पे फंक्शन था यहाँ पे भी इसी तरह फंक्शन आ जाएगा। Thus phi of g is the cumulative probability up to g is equal to g in the standard normal distribution। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को कर लेना। उसके बाद आपने ये दो रिजल्ट्स जो हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये अलग हैं डेफिनेशन से, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे कि फाई ऑफ -∞ 0 होता है और फाई ऑफ +∞ जो है वो 1 होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपके का यहाँ तक लेक्चर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये फर्स्ट लेक्चर में जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसमें और स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको याद करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन जो है वो इसी से बना है, किस तरह से बना है, कैसे वैल्यू पुट की है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा तो आप उसको भी कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ फिंगर टिप्स पर लानी है, इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, इनको किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है।
उसके बाद नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है, वो मैंने आपको बता दी है कि आपने कहाँ तक करनी है। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है, वो आपने यहाँ तक करनी है। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने यहाँ तक करनी है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, वो आपने यहाँ तक करना है। ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मैंने आपको बता दी है, वो आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक करनी है। ये 2 रिजल्ट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। जब आपने ये डेफिनेशन लिखनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो साथ में आपने इसकी शेप भी बनानी है, ठीक है। इसी तरह आपने नॉर्मल के लिए भी करना है, ठीक है। जब तक आप ये अच्छे तरीके से सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिंगर टिप्स पे नहीं लाएंगे, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ तक जो भी बात कोई आपने पूछनी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो मुझसे पूछ लें, लेकिन कन्फ्यूजन्स लेके आगे ना जाएं। ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर लें। यहाँ तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्लियर कर लें, ठीक है। डेफिनेशंस याद कर लें। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता, आपने सिर्फ सुन के मोबाइल को बंद करके रख दिया है और उसके बाद आप नए लेक्चर के लिए रेडी हो गए हैं, तो ये मत सोचें कि आपको नेक्स्ट कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में सारी जो हैं वो सिंपल सी कैलकुलेशंस थी। कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया, कॉलम्स को प्लस कर लिया, मीन निकाल लिया, फार्मूला के ज़रिए जो है वो वेरिएंस निकाल लिया, फार्मूला यूज़ करके आपने मॉड निकाल लिया। ये सारी चीज़ें फार्मूलाज जो हैं वो सिर्फ उसमें याद करने थे और सिंपल कैलकुलेशंस थी। अब ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यहाँ पे सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल है। अच्छे तरीके से जब तक आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ेंगे, आप आगे नहीं चल सकते, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप उनको पहचान नहीं सकेंगे, सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी कन्फ्यूजन अपने जहन में ना रखें। जो कुछ भी है सारा कुछ अच्छे तरीके से याद करें, डेफिनेशंस याद करें, डेंसिटी फंक्शंस आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या रेंज है, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में फार्मूलाज किस किस चीज़ के हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो ये मत सोचें कि आप आगे चल सकते हैं। आप आगे बुक को खोल के देखें कि सब कुछ जो है वो कंसेप्चुअल है, सब सारे जो हैं वो इसमें मेथड्स हैं, कोई फार्मूलाज नहीं हैं जिनको आपने याद कर करके जो है वो कैलकुलेशंस करनी होंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर नहीं आते होंगे, क्लियर नहीं होगा आपको चैप्टर, तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फ़र्स्ट ईयर की जो बुक थी वो इसके मुकाबले में कितनी इजी थी, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर नो डाउट इसमें फ़र्स्ट ईयर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशंस जो हैं वो इसमें बहुत कम हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आते होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आप उनको 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं आते होंगे तो आप उसको जो है वो रॉन्ग कर लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सारी जो है वो फर्स्ट ईयर वाली आते हैं अब छोड़ दें, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। और घर बैठ के पढ़ें इनको। ओके, यहाँ तक आपने स्टूडेंट्स आप इसको करना है, क्लियर कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये सारे जो है वो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।